हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एपिसोड जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी एपिसोड से, क्योंकि कभी कभी इंसान को ये समझना पड़ता है कि किसी टॉपिक पे ठीक तरीके से एक डिस्कशन करने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। अरे शाम साले, तू हर चीज पे ओपिनियन देते रहता है, क्या तू कह रहा है कि तू इकोनॉमी पे ओपिनियन देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर कई वीडियोस बनाए गए हैं, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं। इकोनॉमी की जो हालत है वो थोड़ी खस्ता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत जो है वो थोड़ी खस्ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इकोनॉमी को इस हालत से बाहर निकालने के लिए और वापस हेल्दी बनाने के लिए? तो आप तो जानते हैं कि अगर आप एक सेक्युलर ब्रो हैं या आप एक सेक्युलर गर्ल हैं तो आप तो जानते हैं कि ये जो चैनल है ये 100% सेक्युलर है। तो इसलिए इस इकोनॉमी की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मैंने आकाश बनर्जी बाबू का वीडियो चूज किया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आकाश बनर्जी बाबू जो हैं वो तो सेक्युलरिज्म के इष्ट देवता हैं। और क्योंकि मैं सबसे क्वालिफाइड बंदा नहीं हूं इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इसलिए मैंने एक ऐसे इंसान को इन्वाइट किया आज अपने शो पर इस डिस्कशन को करने के लिए जो एक्चुअली क्वालिफाइड है इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। तो उनके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमी ऐसी हालत में आई कैसे, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए था, और आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इकोनॉमी को इस खस्ता हालत से बाहर निकालने के लिए। तो आज मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए हैं राजीव मंत्री। राजीव मंत्री फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेंचर कैपिटल फर्म नवम कैपिटल के। राजीव मंत्री एक पब्लिश्ड कॉलमनिस्ट हैं जो टेक्नोलॉजी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पब्लिकेशंस में भी पब्लिश हो चुके हैं। कोरोना याद रखिए बहुत सारे और देशों में भी गया है, लेकिन हमारे यहां इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों है? तो जीडीपी तो पहले से ही गिर रही थी 8 क्वार्टर में, अब जाके कोरोना का लाद भी पड़ा है उसके ऊपर। अब हम जाके इस खड्डे में गए हैं। The main point before that a lot of people are making, that even before COVID hit, there was a slowdown in the economy. There was a problem with the economy, that the unemployment rate was quite high. A lot of people are blaming the demonetization strategy of the government and the GST sort of reform strategy of the government for the slowdown in the pre-COVID. So how much do you attribute those three things to the slowdown, or do you think there are other factors there? At some level, demonetization and GST would have contributed to a slowdown, but let's remember now, demonetization happened almost 4 years ago. Yeah. And the growth rate bounced back from there. फिर जब GST आया था, GST के वजह से भी शायद एक ट्रांजिशनल पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे जो MSMEs हैं उनको बहुत दिक्कत हुई होगी। बट अगेन ये कहना कि उसके वजह से 2019-20 में, मतलब GST जो 2017 जुलाई में आया था, उसकी वजह से 2019-20 में कोई कारण से बड़ा स्लो डाउन हो गया, ये भी मैं ही समझता है सही है। ये भी समझना चाहिए ना कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ GST एंड डिमोनेटाइजेशन। सो द ब्रॉडर पर्पस, इसका जो एक बड़ा लक्ष्य जो था, ये था कि भारतीय इकोनॉमी जो है फाइनेंशियलाइज हो जाए और फॉर्मलाइज हो जाए। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेविंग्स जो हैं, हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाए, ना कि लैंड और गोल्ड में जाए। और इंडिया में बहुत सालों से ये एक इशू रहा है कि ब्लैक मनी होता है, लोग उसको फिर उससे फिर बेनामी जमीन खरीदते हैं, बेनामी जमीन से कैश में इनकम आता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये होने की वजह से सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। सरकार को टैक्स नहीं मिलता है तो फिर जो लोग कायदे से भर रहे हैं टैक्स, उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ती है। तो जो लोग टैक्स भरते हैं उन लोग सब्सिडाइज कर रहे हैं, जो लोग नहीं भरते हैं। तो जो लोग इस तरह से पैसा कमा रहे थे, बहुत लोगों ने बाहर भी पैसे भेज दिए। सपोज हवाला से कुछ पैसा बाहर भेज दिया। तो ये एक पूरा साइकिल चल रहा था। और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक कहीं पे जाके ये ब्लैक मनी का साइकिल टूटा है। पिछले 3-4 साल में डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट्स, मतलब स्मॉल पेमेंट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, ये सब इतने रूप में बढ़ा है इंडिया में कि कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि 3-4 साल में इस स्केल में बढ़ा है। But there is a reason why India today is the ground zero. It's the center of action
for financial technology companies. End of 2018, there's been a downturn, which has sort of now collided into a full-blown downturn because of COVID. What do you attribute that downturn from 2018 onwards to? I would say it's a number of factors. There was a challenge with the financial sector in India. When that whole ILFS problem had happened in the NBFC segment, Right. and that kind of spread more wider into the lending and banking industry. India went through a very painful process of Right. cleaning up bad loans for 3-4 years. Again, now there was a cleanup process, right? What this government had inherited, जो उनके हाथ में आया था 2014 में, वो एक बहुत ही खराब स्थिति में बैंकिंग सिस्टम था. Right. कि इतने एनपीएस हैं, इतने सारे डिफॉल्टर्स हैं, तो उनका क्या किया जाए? ये कोई जरूर कह सकता है कि शायद और जल्दी एक्शन लेना चाहिए था. मतलब कि जैसे जब ये नया जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो आया, वो शायद और पहले आ सकता था. इस सरकार ने ये कोशिश नहीं की या फिर ये इनेबल नहीं किया कि हम जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बेल आउट कर दो किसी तरह से. Right. उन्होंने ऐसा नहीं किया. Right. So they actually walked the hard path. Yeah. In that sense, and actually that brings credibility to Indian business, to Indian capitalism. Let's talk about GST. So Sure. do we want a system where it's easy to trade within India? When GST came, it was said that India has done a free trade agreement with itself. Yeah. There were literally border checks happening between states. Those who live in Maharashtra, they would know there was this octroi duty concept, Yes. and there used to be long lines, kilometers long lines, all Right. kinds of corruption by the inspectors and officers who used to work at those border checkpoints. So वो सब हमने अब ठीक कर दिया. अब ये जरूर है कि GST में issues हैं. There are too many rates. There is a need for rate rationalization. So जैसे 5 rate हैं, we should try to bring it to 3 rates. But that requires again consensus building between all the states and the union government through the GST council mechanism. उसकी अपना एक process होता है, उसके through ही हो सकता है. So my bigger point is we want all these things to happen for a country to go into a higher economic orbit. अगर देश अगर प्रगति करना चाहता है तो क्या हम उस पुराने रास्ते पे चल के वहां पहुंच सकते हैं? मुझे नहीं लगता. इंडिया को जो एक्सपर्ट्स कहते हैं देखना चाहिए एज अ मिनी यूरोप. हमने इंडिया को एज अ स्टेट देख लिया, आइदर सब बंद या तो सब खुला. लेकिन जो करना चाहिए था इनिशियल लॉकडाउन के बाद इज ग्रेडेड लॉकडाउन. कहां लॉकडाउन होगा नहीं होगा, स्टेट्स को अलाउ करना चाहिए था एक फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्पिरिट पर. वो हमने किया नहीं. Another thing that I noticed with when people talk about lockdown strategy is that people used to make the point कि जब ये कोरोना वायरस फर्स्ट इंडिया में आया था तब सब लोग बोल रहे थे कि पूरा फुल लॉकडाउन करो, completely shut down the country. Now then when the government went and shut down the country, then people are coming back and saying, why did you shut down the country? Do you find it that the government sort of botched how they were looking to reopen or what their lockdown strategy was? There was such a fear psychosis going on that Yes. time, right? Yes. Fear of the unknown. कि पता नहीं क्या है ये, तो सब बंद कर दो. Large democracies feel that pressure, right? If there is a public surge कि नहीं बंद कर दो, तो कौन मना कर सकता है? अब ये स्पष्ट हो गया है कि शायद एक इस तरह का ड्रकोनियन लॉकडाउन, एक संपूर्ण लॉकडाउन कर दो, वो शायद उससे कुछ हासिल नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेट्स का और यूनियन गवर्नमेंट का शायद ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा है. इसमें राजनीति ना करें, मैं तो खाली यही बोलूं. Do what is sensible, do what is rational. There are many issues and there'll be many moments to play your politics, right? But one should just be rational about this. Yeah. Because there's a lot at stake. Yeah. Now, another thing that is happening, अब जैसे जो GST का जो एक डिबेट चल रहा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया. यूनियन गवर्नमेंट का कमिटमेंट था जब GST इंप्लीमेंट हुआ, तो यूनियन गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि द रेवेन्यू लॉस caused by the implementation of GST. I emphasize the implementation of GST will be made up. अभी हुआ क्या? अभी जो लॉकडाउन चला 2-3 महीने, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस हुआ है. तो अब कुछ राज्य बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग को पूरा पैसा मिलना चाहिए. एक तरफ लोग लॉकडाउन चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम लोग को पूरा पैसा दो. बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये बोल चुके हैं कि हम धंधा नहीं कर सकते हैं. किसी दिन CBCD EID आ जाते हैं, टैक्स बुक खोल के बैठ जाते हैं, आइए चलिए जेल चले. I heard an argument made that big businesses are having problems with the taxation, so they would not want to work in India and they would rather go and work overseas. There are 2 or 3 things that I'm hearing at the same time being spoken about when it comes to taxes. One of the things that I'm hearing is that, okay, tax collection has fallen, and that is obviously a big problem for a government that wants to fund a lot of social programs. Second thing I'm hearing is that big businesses is having problems with
high taxation and tax terrorism. Third thing is when the government actually reduces corporate tax rates, that is also supposed to be a problem, because these same people who are making the first 2 points are also now saying that there should be a COVID tax on billionaires, that there should be a high level of taxes on billionaires so that the government can then gain higher taxes and fund social programs. So कैसे reconcile करें इन तीनों चीजों को? ये सारी प्रक्रिया में किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ? मैं तो बोलूंगा सरकार का ही हुआ। उनको तो टैक्स भी नहीं मिला और उनका सब लोग उल्टा उनके पास आ रहे हैं कि हमको ये चाहिए और हमको वो चाहिए और मेरा भरो और मेरा पूरा होना चाहिए। मतलब everyone is making their demands, right? But what does the government has lost a lot of revenue? That is the reality. और ये तो होना ही था, जहां इतने ड्रैकोनियन लॉकडाउन हुए इंडिया में, वहां ये तो होना ही था। टैक्सेस के बारे में मैं तो ये बोलूंगा, इनफैक्ट आई फुल्ली सपोर्ट द डायरेक्ट टैक्स कट व्हिच वाज मेड बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। I mean, we can't say yet that yes, revenues have fallen because of it, because it just happened. I mean, not even a full year has passed, right? I do think that we need to go further actually on direct tax reforms. Yeah. And even with the corporate taxes, right? Like I thought it was a good measure to cut the corporate tax rates to make India a more attractive destination. For India's competitiveness as a place for manufacturing, as a place, for manufacturing in particular, the rate for new investments now is about 16%. Yeah. So we should remember that we are competing with Southeast Asian countries, with some other South Asian countries, East Asian countries for investment, right? Especially now, given the situation with China and generally China's posture in the world. Yeah. वहाँ पे भी सारी जो बड़ी कंपनियां जो हैं वो चाहते हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें चाइना से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ भारत में कि उन लोग इधर आए। In fact, I think on personal income taxes we need to go further. Where last year, the government had pushed up the personal income tax rate in the top bracket over 40%. We need to sort of correct that actually. I think that was not a good idea. हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो HNIs जो हैं, जो high value talent, human capital जो है यहीं पे रहे, इंडिया में काम करे। तो we have to actually compete with other countries. So to that end, tax reform and having a lower rate but a wider base, so that plays into the whole formalization argument as well, कि we want more businesses to come into the tax net. एक और argument आ जाता है ना, because this is what we're talking about right now is we're talking about कि अच्छा जो लोग बोल रहे हैं कि tax collections गिर गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे, गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करे, एंड देन ये पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करे सोशल प्रोग्राम्स पे, व्हिच इज ऑल वेल एंड गुड, बट एट सम पॉइंट India has to look after wealth creators as well, rather than take money from people and then spend that money on social programs, which is good. You also have to eventually start thinking about, okay, what do we want? How do we want Indians to be 20-30 years from now? We want them to be wealth creators, or do we want them to be sucking off the teat of the government? And one thing that we've actually noticed because of this whole COVID lockdown situation is maybe strengthening the digital economy and strengthening the digital infrastructure, which is something that Modi ji is also, he's spoken about it. I think that's a very big emerging area actually. So there's a National Digital Health Mission which has just been announced. And it's great that you brought this up, Shyam, because most people are not paying attention to these things in a way. What we've seen on the financial side with the rise of UPI, with the rise, what NPCI has done, India Stack has done. So now we're going to see a similar digitalization wave in healthcare. Yeah. And on the point of, wealth creators and so on, I mean, I've frequently written and said that the best kind of welfare is a good paying job, right? We need to promote a large, vibrant private sector in certain labor intensive manufacturing industries. Yeah. उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मतलब tax cut is one of those things. I think where we need to push harder is in terms of labor law relaxations. Yeah. लैंड अवेलेबिलिटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने के मतलब इसमें ध्यान देना चाहिए, मतलब कि रादर देन फाइटिंग की वो टैक्स क्यों कम हो गया, मतलब कि अगर अरे ये तो होना ही था ना, मतलब जहां लॉकडाउन चल रहा है 4-4 महीने 3-3 महीने, वहां तो टैक्स घटेगा ही। फार्म इनकम ग्रोथ एक्चुअली 14 साल के लोएस्ट एंड पे चली गई थी अक्टूबर दिसंबर 2018 में। तो 2018 में हम ऑलरेडी नीचे चले गए थे, उससे हम थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप थोड़ा सा पॉजिटिव देख पाओगे फार्म इनकम में। जबकि हमें तो बोला गया था कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक, अब वो कैसे होगा तो हम देखेंगे। So I think strengthening the digital economy, that's like one way if you're thinking of ways to how do we recover from this
जो कोविड सेटबैक हमें लगा है हमारी इकोनॉमी को, आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, इजंट इट? No, absolutely. I mean, and that plays into now even sectors like agriculture. Yeah. Now, one of the big sectors which were affected by the Atmanirbhar Bharat package announced in May. So we have actually, in a way, opened up the national market to farmers. So Right. let's say earlier, there were all kinds of bars on interstate trade in agriculture. You had to sell at the local mandi. You couldn't sell, जैसे यहाँ पे कुछ उगाया तो फिर उसको बाहर नहीं बेच सकते. There's no incentive or rather a weak incentive for people to invest in transportation, cold storage infrastructure. The logistics were not available. We are in the just absolutely nascent stages actually of seeing a impact of digitalization in a sector like agriculture. बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है. 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं. नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन. First, let me ask you, how much of a advantage or how much of a good thing do you see? Do you agree with like sort of Rahul Gandhi's whole idea that it's a great thing that we have such a large unorganized sector? I don't think it's anybody's case that everything should be organized, right? There will always be some segment Right. which is still in the kind of informal cash-based economy, which is fine. But I do think India is too heavily in the unorganized space right now. Yeah. I mean, we need more business to formalize. Frankly, there are many kinds of businesses that wouldn't exist if they had to formalize, Yeah. right? Because, I mean, one of my friends who's in the steel business, he was telling me that until 2011, 2012, there were entire steel mills that were running in the cash economy. Can you believe that? Oh, wow. No. So if a Tata Steel is paying taxes, or if even a smaller steel player, mid-sized steel player is paying taxes, the existence of a small steel mill, which is completely operating in cash, well, I don't think it's fair to anybody. It will not be painless, right? There will be certain teething pains, certain other kinds of, challenges. But I think it is in the broader good and people should support it. One of the things that the government has obviously announced, they've announced a big stimulus package for small to medium industries. They've also announced some reforms in the agricultural sector. Certain individual states, 2 or 3 individual states have announced certain reforms in labor laws. How do you feel about that package? So I think the government gave certain loan moratorium, certain types of financial benefits and protections, right, to businesses like that. So, well, obviously, you can always say more can be done. Much of this problem now is being compounded by self-inflicted, lockdowns. Yeah. So the first thing we need to recognize is, see, the crisis is coming from lockdowns. But now we have to carefully assess, does the lockdown have a payoff in arresting the pandemic? And when I say lockdown, I mean the draconian type, where you shut down economic activity, the whole state or the whole city is shut, movement is stopped, that kind of lockdown. So I think there is like plenty of evidence at this point. In fact, even in some of the European countries and the United States, they're realizing that draconian lockdowns are not helping. Yeah. In fact, they're causing economic damage. और actually जो financial sector issues हैं, वो पहले भी थे, जैसे अपने डिस्कस किए, वो पहले भी थे, मतलब कोविड के पहले भी थे. उसके लिए मतलब आरबीआई अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां लोन मोराटोरियम के लिए there was a case filed. The Supreme Court is assessing whether there should be interest charge on the loan in that moratorium period. I think it should be charged because it would be a catastrophe actually, because the banks have to pay interest to their depositors, right? Right. True. So you can't disrupt the entire chain where you say that those who are borrowers, they don't pay interest, but the bank has to pay interest to depositors. I mean, so are we going to say that borrowers का interest माफ हो गया पर बैंक depositor को ले देगा लोन, तो फिर बैंक कहाँ से भरेगा? मतलब there's an intricate chain over here, and disturbing one thing sets off 3 other reactions. Right. So I think we have to be mindful of that. So financial sector reform actually in a broader sense was really overdue. Right. Going into the crisis also it was overdue. So when I say financial sector reforms, it means, I mean, some of that has already been happening. Sure. Like the consolidation of banks,
government needs to sort of extricate itself from the banking industry. The government you mentioned the labor law reforms that some states had announced. So I'm not sure everyone has implemented it. Right. There was a big media sort of discussion when the announcement was made, but how many states implemented it? Yeah. So that's why we should actually keep the pressure on the government that, please do these things. Yeah. Please actually implement them. The FM had said that there'll be a distinction between strategic and non-strategic sectors. And in non-strategic sectors, all the PSUs will be sold off. So, we need to push for that to happen. As a country, I think India needs that. Where, companies like Air India are sold, companies like the hotel ones are sold. Why should the government run hotels, for example? Right? So, I mean, it's high time we leave that industry to the private sector. The private sector, yeah. And actually, we all mention union government PSUs, but look at the number of PSUs state governments are running. Yeah. Right? So if state governments are feeling a certain revenue shortfall, well, they should consider selling the PSUs they have. They should consider divesting land holdings they have. They also have assets. Do you know who's the largest shareholder in Titan company? Titan, it's a probably 20 billion market cap. Yeah. Guess who's the largest shareholder? Don't tell me the Tamil Nadu government. Yes, Tamil Nadu government is the largest shareholder. Wow. So I think there's a lot of scope for government reform on that front. So having said that, I mean, these things will obviously pay off over a slightly longer period of time. Right. What is necessary is addressing, in the lending industry, banking industry, like banks and NBFCs, addressing their sort of immediate problems, where because of lockdowns, their borrowers are stressed or can be stressed. So there needs to be some kind of a one-time restructuring allowed by RBI and the government. Right. And then, maybe the Supreme Court also has something to say on that as the case is going on. But some one-time restructuring plan has to be implemented. Even in the real estate industry, the real estate companies are also feeling stressed because, frankly, the sales have collapsed. Yeah. They have large borrowings. So certain sector by sector approaches are necessary in the immediate term. And in the longer term, we need the kind of reforms that we talked about in terms of labor market, easier land acquisition, the direct tax reforms. I think all that will, help us achieve the outcome of job as the best kind of welfare. एक advantage तो government के पास है कि उन्होंने जो JAM Trinity से एक connection किया है, digital connection किया है for direct payments or whatever help that they want to provide. There is already a digital sort of advantage that the government has created for itself. Now it just needs to lean into it. It is actually a superpower. Yeah. I had tweeted this when we were seeing the results. I mean, in terms of delivering welfare, I think India has been at the forefront in the efficient and fast way we managed to disburse support. It's just phenomenal. Yeah. I think the number is something like 22,000 crores. Oof. Put directly into the bank accounts of 8 crore farmers since the pandemic began. If we try to rewind to May, there was a lot of criticism at that time. Why isn't India doing a very large fiscal stimulus? But then, I think that move has kind of, the events of last 5 months have justified and actually proven the government right. Had they gone all out in May or April and announced a very big package, then you would have run out of your bullets. Yeah. Your ammunition would be over by now. And let us remember, we are a very large country. We don't have the printing press of the Federal Reserve. No one knows really when it will end. As and when the crisis does sort of wind down, I think we will see a second round of fiscal stimulus. We will see more announcements being made, more relief provided. And frankly, the government's first priority has been to take care of the bottom 2/3. And what was happening earlier, we are giving bank bailouts, essentially funding billionaires, blowing capital, onto basically businesses which are looting the country. Yeah. I mean, these people are robbers. जो नवा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप बोलोगे इसका क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है क्योंकि जब एक कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, कोई अपना बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएगा, वो जानना चाहेगा कि कैसे देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां का हवा कैसी है वहां की. अब हवा के मैं एयर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, तो छोड़ दीजिए. हवा एज इन रिलीजियस टेंशन है कि नहीं है, सोशल अनरेस्ट है कि नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है. हम ये सारी चीजें यहां दबा देंगे, कोई बात नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो कश्मीर हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या प्रशांत भूषण हो या JNU हो या पुलिस एक्शन हो, पूरी दुनिया पढ़ रही है
और इंडिया में रिलीजियस वायलेंस को लेकर बाहर कितना लिखा जोखा हो रहा है, वो अगर आप कुछ फॉरेन पेपर्स उठा लीजिए आपको मिल जाएगा। सोशल अनरेस्ट के बारे में जवाब देने के लिए मैं काफी हूं, मैं बताता हूं आपको। तो इलेक्शन के कुछ समय पहले अचानक से एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया जो कि बताने लगा कि भाई डेटा हमें यह दिखा रहा है कि जो इंडिया है वो एक लिंचिस्तान बन गया है, कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और ये सारा जो नैरेटिव था, ये जो कंक्लूजन था, ये एक फॉल्टी डेटा के ऊपर बेस था। लेकिन उसके बावजूद इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस्तेमाल करके आपने और आपके सभी दोस्तों ने लिंचिस्तान का, फैशिज्म का नैरेटिव फैलाया इंडिया में। उसके बाद यही नैरेटिव आपने और आपके जो सबसे चहेते जर्नलिस्ट हैं उन्होंने फॉरेन न्यूज़पेपर्स के ब्यूरो चीफ्स को भी दिया, और फिर उन फॉरेन न्यूज़पेपर्स के ब्यूरो चीफ्स ने जाके आपके चहेते जर्नलिस्टों से ये लिंचिस्तान का नैरेटिव लेकर अपने पब्लिकेशंस में भी पब्लिश किया। तब आपने और आपके सभी दोस्तों ने बिना इसको वेरीफाई किए, बिना इसको चेक किए इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉल्टी डेटा को प्रमोट किया। आप फैक्ट चेकर बनते हो ना यार, फैक्ट चेकर है। उसके बाद आपके और आपके चहेते जर्नलिस्टों के दिए हुए नैरेटिव को जब इन ब्यूरो चीफ्स ने अपने फॉरेन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया, उसके बाद आप उन फॉरेन न्यूज़पेपर्स को हमें दिखाकर बोल रहे हो कि देखो देखो फॉरेन न्यूज़पेपर तुम्हारे बारे में क्या लिख रहे हैं। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्कल जर्क। ये सब एक दूसरे को मसाज कर रहे हैं बस बैठ के। तो इतना लिंचिस्तान का, फैशिज्म का नैरेटिव फैला। उसके बाद हुआ क्या, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये नैरेटिव शुरू में फैलाया था, वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के बाद जब मोदी जीत गया उसके बाद तुरंत अपने आप अचानक से गायब हो गया, और ये बोलकर गायब हो गया कि भाई हमारा डेटा जो था वो गलत था। तो जो आपने नैरेटिव फैलाया वो सारा का सारा फॉल्टी डेटा के ऊपर बेस्ड था। लेकिन जोसेफ गॉबल्स कहता था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, कि एक झूठ को आप अगर बार बार रिपीट करें तो वो सच बन जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा तो आपने फैला दिया। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया ये बोल के कि हमारा डेटा फॉल्टी था, तब क्या आपने करेक्शन किया? तब क्या आपने बोला कि जो हमने चीजें लिंचिस्तान के बारे में बोली थी वो सब झूठ थी? ये तो वही बात हुई ना कि भाई रसोड़े में गए आकाश बनर्जी, दाल आकाश बनर्जी ने कुकर में डाली, दाल में हल्दी, लहसुन और जितने भी स्पाइसेस हैं वो आकाश बनर्जी ने डाले, दाल में पानी आकाश बनर्जी ने डाला, सीटियां कुकर को आकाश बनर्जी ने लगवाएं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई रसोड़े में दाल कौन बना रहा था, तो आकाश बनर्जी कहते हैं मोदी। फैक्ट चेकर है। तो होपफुली हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो उस कॉन्वर्सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग थी। होपफुली उससे कुछ आपके जो सवाल थे उसका मैं जवाब दे पाया। होपफुली राजीव भी आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया। अगर आप जो चीजें हमने डिस्कस की है उसमें किसी चीज से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो को सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे यार तक किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, हैं यहीं कहीं बटन घूम रहा होगा, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देख लो, अच्छे लगेंगे आपको, घबराओ मत। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सेक्युलर रहें और फिर मिलेंगे।